18 में मेरे हल्के के 3 हिस्से किए गए थे इमरान खान को जितवाने के लिए, अब खैर से 4 कर दिए। मैं इस पे इलेक्शन कमीशन में गया हूँ, हमारी बात ही नहीं सुनी गई। अभी हम हाई कोर्ट में आज चैलेंज अभी कर दिया होगा मेरे वकील साहब। शहबाज साहब का हल्का भी अपसेट हुआ है, लेकिन वो जो डिसीजन मेकिंग हुई है हमारा उससे इत्तेफाक बहुत सारी जगहों पर नहीं है, इसीलिए हम अदालत में जा रहे हैं ना जी। हमें गालम गलोच की सियासत नहीं आता, हमें टिकटॉक की सियासत नहीं आता, और हाँ, हमें गेट नंबर 4 की सियासत नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। मैंने सारे सियासतदान को नजदीक से देखा है, उनका सियासत वही पुराना सियासत, वही इंतकाम की सियासत जिसको हमने दफन करना है। हमारा सारा होमवर्क कंप्लीट है। सिर्फ इस बात की जरूर हमें एक बड़ी है कि खान साहब जेल में है, लेकिन वो सारी लिस्टें खान साहब की मर्जी से फाइनल अप्रूवल खान साहब ही का होगा। जिसको वो अलाट करेंगे उसी बंदे को टिकट मिलेगा, और वो हमने सारे होमवर्क इसके लिए पहले से कंप्लीट कर चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नए चेयरमैन ने डिक्लेयर किया है कि लिस्टें तैयार हैं और उन लिस्टों में से सिर्फ उन्हीं लोगों को टिकट्स मिलेंगे जिनकी मंजूरी इमरान खान साहब देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि नए जो चेयरमैन है वो एक डमी चेयरमैन है और उनका शायद कोई उनकी रिट नहीं है या फिर उनकी कोई खास फुटिंग नहीं है। ये एक सवाल है जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे और सबसे पहले यही बात हम डिस्कस करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त ओन चौधरी साहब, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है और ये इंतहाई करीब रहे हैं इमरान खान साहब के, तो ये ज्यादा बेहतर तरीके से इस चीज का जवाब दे सकते हैं। एक तो चौधरी साहब, आप लोग ये कहते थे कि इमरान खान साहब कभी चेयरमैनशिप नहीं छोड़ेंगे, वो -1 नहीं होंगे, ये पार्टी है ही इमरान खान साहब। लेकिन इमरान खान साहब ने अपना दिल बड़ा करके अपनी जगह पे एक वर्कर को एक आम वर्कर को बैठा दिया है। तो अब आप ये कह रहे हैं कि ये क्रोनी है या फिर ये उस्मान बुजदार है या फिर ये और है, तो ये आप एक जगह पर रुकते क्यों नहीं है चौधरी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जावेद भाई। देखें जावेद भाई, ये तो एक्सपेक्टेड है ऐसे फैसले मोहतरम खान साहब से। वो उनको एक मुलाजिम चाहिए हर जगह पे, जैसे पंजाब का हाल किया पहले उन्होंने, और ख्वाबों की ताबीर के ऊपर उन्होंने एक ऐसे शख्स को लगा दिया पंजाब के ऊपर जिसने पंजाब का साथ वो हाल किया जो आज भी हमें भुगतना पड़ रहा है। तो ये भी एक भाई हमारे जो हैं, मैं तो नहीं जानता इनको, लेकिन समझ लें कि बुजदार 2 हैं, तो वो जो हुक्म करेंगे वो उनका माना जाएगा। एक्चुअली उनको चाहिए जो वो एक ऐसा डमी चाहिए जो उनके कहने पे जी हजूरी का। मुझे अफसोस ये है कि जो बाकी हमारे भाई हैं, हमारा सियासत से हट के भी उनसे ताल्लुक़ है, जो उधर अभी स्टिल रह गए हैं PTI में, लेकिन क्या उनमें किसी में भी कोई कैपेबिलिटी नहीं थी कि एक ऐसा नाम सामने आया है जिन साहब का, मेरा तो नहीं ख्याल कि इनकी कोई 6 महीने से भी कोई स्ट्रगल थी या साल से भी इससे ज़्यादा इस पार्टी के लिए कुछ था। बट एनीवे नोइंग इनके चेयरमैन वो कुछ भी कर सकते हैं जी। तो ये तो बाकी पार्टी के लोगों को सोचना जो रह गए। फैसला कैसे हुआ होगा चौधरी साहब? ये फैसला भी क्या बुश बीबी ने किया है या खान साहब ने किया है या इसकी रूहानी ताकतों ने किया है या फिर इसमें एक पॉलिटिकल विजडम है क्या? पॉलिटिकल विजडम तो आपके सामने आ गया कि क्या फैसला है, लेकिन यह है कि किसी रूहानी फैसला इस पे मैं नहीं जाता। लेकिन आप ये बताएं कि बाकी उन लोगों का क्या कसूर है जो पिछले कई सालों से इस पार्टी में धक्के खा रहे हैं? क्या उनमें से कोई ऐसा लॉयल शख्स नहीं है, कोई ऐसा कैपेबल आदमी नहीं है? मेरा तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि इतने लोग जो मारे खा रहे हैं पार्टी में। खान साहब को एक कमजोर आदमी चाहिए था। मेरा ख्याल नहीं, मुझे यकीन है इस बात के, और आपके सामने ये बात कि उनको हमेशा ही एक कमजोर आदमी चाहिए होता है जो उनके कहने पे खड़ा हो जाए, उनके कहने पे बैठ जाए, और यही उन्होंने किया है। आपके सामने है सारा कुछ। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये बताइए कि क्या वाकई PTI इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में है? क्योंकि इलेक्शन 8 फरवरी को बहरहाल हो रहे हैं। आज भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कह दिया कि इसमें कोई डाउट नहीं है, अब अनकरीब अनाउंसमेंट्स भी होने वाली हैं सारी। तो इमरान खान साहब इस पोजीशन में हैं कि इलेक्शन लड़ सकें? देखिए जी, इनको तो इन्होंने अपने फैसले करने हैं, इनके अपने कैंडिडेट्स जो भी पुट करने हैं वो देखेंगे, सामने आएंगे। इलेक्शन लड़ना है, मेरा नहीं ख्याल कि इनके पास कोई ऐसे हैवी वेट रह जाएंगे जो इनके इलेक्शन में इनके साथ खड़े होंगे। उन्होंने खुद कह दिया कई जगहों पे हमने अपने लॉयर्स खड़े करने हैं, वकला को खड़ा करना है, बाकी यूथ को देते हैं वो नहीं देते वो तो उनका मसला है। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो उस टाइप के हैवी वेट्स जो होंगे इलेक्टेबल्स इनके पास नहीं होंगे आइंदा इलेक्शन में।
और आपके सामने आ जाएगा ये बात। जो तैयारी होती है इलेक्शन की, जो इलेक्टेबल से होती है, जैसे पहले हमने मोमेंटम बनाया, उसको देखा जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि इनकी कोई ऐसी पोजीशन होगी आने वाले इलेक्शन में। अच्छा, ये फरमाइए, इमरान खान साहब ने अपनी नाहली को आज लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। ये तोशा खाने में उनकी नाहली हुई थी, जिसपे इलेक्शन कमीशन ने उनके ऊपर पाबंदी लगा दी थी 5 साल के लिए कि 5 साल इलेक्शन नहीं लड़ सकते। अब अगर वहां से फैसला आ जाता है इमरान खान साहब के हक में, तो फिर तो खान साहब लड़ सकेंगे इलेक्शन। अभी बहुत सारे फैसले आने हैं जावेद भाई। अभी तो ये एक फैसला आपकी बात कर रहे हैं, काफ़ी ऐसे और चीज़ें हैं जो इनके सामने, जो इनके केसेस चल रहे हैं, और कबल उस वक्त हम क्या कोई बात करें, लेकिन जो चल रहे हैं वो भी आपके सामने हैं, उनके भी फैसले आने हैं। अगर इसका फैसला आता है, जो अदालत का फैसला आता है, अगर इनकी नाअहली ख़त्म करती है अदालत, तो और भाई कई केसेस हैं ऐसे, ओपन एंड शट केसेस हैं जिनके ऊपर यहाँ तक है कि पार्टी भी बैन होती है। लेकिन देखें, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आने वाले वक्त में तो इनके लिए मुश्किलात ही हैं। अच्छा, ये फरमाइए, क्या बल्ले का निशान रहेगा खान साहब के पास, या आप समझते हैं कि नहीं, वो निकल जाएगा? देखें जी, बल्ले का निशान तो जब बल्ले के कैंडिडेट नहीं रहेंगे तो बल्ले का निशान रह भी गया तो क्या फर्क पड़ेगा, रहता है नहीं रहता वो और बात है। लेकिन एक बड़ी ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि इनका इलेक्शन जो है ये क्रेडिबल नहीं होगा। आई थिंक चैलेंज तो कर दिया है वो अकबर एस बाबर साहब ने, और जैसे हुआ इलेक्शन वो आपके सामने है। अगर उसमें बल्ले का मेरे ख्याल से तो अगर रहे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनको इलेक्शन लड़ने ने, इलेक्शन लड़ना जमहूरियत का हुसन है, इनको आने में मैदान। अच्छा, ये फरमाइए सर, ये क्योंकि जो केसेस चल रहे हैं खान साहब के खिलाफ, उसमें एक केस है इद्दत में निकाह का, जिसके अंदर आप गवाह भी हैं, तो उसके अंदर नई कंट्रोवर्सीज डेवलप होगी। खावर मानिका साहब का इंटरव्यू है, जो वो कहते थे कि इलेजिटिमेट रिलेशन था पहले खान साहब का और बुशा बीबी का, और फिर जो मोहम्मद लतीफ़ गवाह जो उनके मुलाजिम भी हैं, उन्होंने भी कह दिया, उनके बयान भी अब सर्कुलेट कर रहा है। इसमें किस हद तक दुरुस्तगी है और किस हद तक ये बात दुरुस्त है सर? पहली बात तो है जावेद भाई, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि आप एक पार्टी के लीडर हों, आप रहे हों, या आप मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रहे हों, और आप ढिठाई से ऐसे झूठ बोलें, मुझे शर्म आती है। क्योंकि मैंने आपको बताऊं कि हमने भी वक्त गुजारा वहाँ, और जहाँ इकट्ठे वक्त गुजारा हो वहाँ पे बार बार किसी की ज़ात के ऊपर कहना मुनासिब नहीं लगता। लेकिन आपने जब पब्लिक ऑफिस होल्ड किया हो, और अगर उसके बाद आप ऐसी गैर जिम्मेदाराना और झूठ पे मबनी कोई आप स्टेटमेंट दें, तो मेरे ख्याल से मैंने ये आके मीडिया पे पहले भी कहा कि आपकी ये झूठ पे मबनी है स्टेटमेंट। और उसके बाद आपने देखा कि देखिए, केस किया मानिका साहब ने किया है, इल्जाम लगाए हैं मानिका साहब ने, उनकी ज़ाती ज़िंदगी डिस्टर्ब हुई है, उनके घर में आना जाना था इनका, ठीक है। तो अगर किसी की ज़ाती ज़िंदगी डिस्टर्ब हुई है और वो कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है किसी उनके पास कोई सबूत होंगे, कोई ऐसी बातें होंगी, और जिस पे उन्होंने किया, और वो बिल्कुल था। लेकिन मैं झूठ तो नहीं बोल सकता ना, अगर इनका आना जाना था तो बिल्कुल था, इनकी मुलाकातें थी तो थी। अच्छा, ये फरमाए, और अगर इस पे खान साहब को बुशा बीबी घर पहली मर्तबा आप लेके गए थे? जी नहीं, देखिए जावेद भाई, मैं तो लेके गया ही था, वो तो मेरा आई वॉज वेरी क्लोज टू हिम, और जो भी एक था पर्सनली भी था इनके साथ, ज़ाती हैसियत से भी, पॉलिटिकली भी मैं इनके साथ था। मकसद मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ कि मैंने आपसे आपका ये इसकी तवज्जो से प्रोग्राम की मैंने एक बात करनी है। मैं अपनी ज़ात की बात करता हूँ कि मैं अगर कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड करता हूँ, तो अगर कोई पब्लिक का इंसान या कोई हमसे पूछता है तो हम उसके जवाब दें। हमारी ज़ाती ज़िंदगी फिर कोई ज़ाती ज़िंदगी नहीं है, और जब आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रहे हो तो फिर आपके ऊपर ज़ात के, और आपने जब किसी के ऊपर बातें की हो तो आप भी जवाब दें इस बात के। मेरी क्या ज़ाती दुश्मनी है आपसे? मेरी क्या ज़ाती दुश्मनी है बताएं? मुझे अदालत ने बुलाया, मैंने अदालत को जाके सच बताया। मुझे आप पूछ रहे तो मैं कोई झूठ की स्टेटमेंट दूंगा आपको? मैं क्यों दूंगा? मैंने अल्लाह को जवाब नहीं देना। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि क्या आप खान साहब को लेके जाते थे वहां पे, और दूसरा सवाल ये है कि क्या खावर मानिका साहब की गैर मौजूदगी में खान साहब जाते थे, और तीसरा सवाल ये है कि क्या वाकई जो गवाह मोहम्मद लतीफ ने कहा है, खावर मानिका साहब ने कहा है, वो बात दुरुस्त है?
देखें, मैं दोनों बातें जो आपने पहले की हैं वो बिल्कुल ठीक की हैं, ठीक है, ये दोनों चीज़ें होती थी। अब जो लतीफ़ साहब ने कहा है वो उन्होंने कहा है, मैं उस पर क्या कह सकता हूँ, उनकी स्टेटमेंट है, लेकिन जो बात आपने दोनों पहले की है कि उनकी मौजूदगी में जाते थे या गैर मौजूदगी में या मैं जाता था, तो दिस इज़ ट्रू, ठीक है जी। अब मेरी एक अर्ज सुन लें। अब आपको पता है कि पिछले 2-3 दिन से में जाते थे, अगर ये मैंने जी मैं वही कह रहा हूँ ना, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं बिल्कुल। और कई दफ़ा ऐसा होता था कि वो नहीं होते थे वहाँ पे, लेकिन वो ठीक है। उन्होंने कहा कि जी मैं रूहानियत की बेस पे जाता था, और वो जो भी वो मेंटली वो अपसेट थे, और उनका एक था पॉइंट ऑफ व्यू कि जी मुझे उनके पास जाना है। मैं जो बात कर रहा हूँ कि आप ये केस किया है मानिका साहब ने, अगर उनकी फैमिली डिस्टर्ब हुई है तो उनका राइट है ना कि वो अपना केस कर रहे हैं। और मुझे अगर अदालत बुलाती है तो मुझे अदालत बुला रही है, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू सच बोलने अदालत जाऊंगा। आपको भी सच बोलना है कि आपने अदालत में जाके कहना है कि जी मैं जाता था, या मैंने जो कहा है इन्होंने वो सही है या गलत है। तो अगर आप उस पर भी आप कुरान को तौबा नाउजुबिल्लाह बीच में लेके कहेंगे, तो फिर मैंने ये स्टेटमेंट इसलिए दी कि आप गलत बात पे तो ना ये कहेंगे आपने इनको, आप नहीं मिले उनसे, या आपने जो भी उन्होंने स्टेटमेंट दी। आपने देखा है कि ये क्या रिवायत डाली इस पार्टी ने कि अगर आप किसी के ऊपर तनकीद करें तो आप उसके ऊपर चढ़ाई कर दें अपने सोशल मीडिया से। ये जो 9 मई का वाकया हुआ उसके ऊपर भी कि आपके खिलाफ कोई तनकीद करे, आप उसके घर 100 बंदा लेके चले जाओ, ठीक है, आप उसके घर पे हमला कर दो। देखिए सर, दो चीजें, तो क्या ये वो देखिए पीटीआई जो कुछ कर रही है सर, उसका पूरे पाकिस्तान को पता है, वो इशू है। लेकिन मैं दूसरा भी पे बात करना चाह रहा हूं। ये फरमाइएगा कि दो चीजें, एक तो इमरान खान साहब का ये क्लेम है कि जब तक बुशरा बीबी से मेरा निकाह नहीं हुआ था मैंने उनकी शक्ल नहीं देखी थी। इमरान खान साहब ये दुरुस्त कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? झूठ कह रहे हैं। मैंने ये 3 दिन पहले स्टेटमेंट दी है। क्या इमरान खान साहब ने 22 से ज्यादा मैं क्या पहले बुशरा बीबी की शक्ल देखी हुई? मैंने स्टेटमेंट, मैंने जावेद भाई मैंने ये कहा कि ये झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। मैं और किसी की जाती जिंदगी पे नहीं जाना चाहता, मैं ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं, ठीक है। इससे बड़ी बात क्या है कि मैं कह रहा हूं कि आप ये झूठ बोल, सवाल करता हूं ना सर, आप मुझे कहेंगे तो मैं तो आपके बारे में वो देखिए, मैं एक और बात जावेद भाई, मुझे 1 मिनट, एक और बात मैंने कहनी है। एक और मैंने कहीं किसी साहब से सुना कि जी इसकी हैसियत क्या है और ये क्या इन्होंने कहा है, और मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि आप कहें कि जो मैं कह रहा हूं वो झूठ है। आप कसम उठा के कहें जो मैंने कहा है कि आपने गलत बात की है, कोई कह दे कि ये झूठ है, ठीक है। मैं आज तक किसी ने मेरे लिए बड़ी इज्जत की जगह सब आपके जो साफी हैं, एक भाई टीवी पे आते हैं एंकर साहब हैं, उन्होंने कहा जी ये तो ही इज नोबडी, और ये तो मैं उन्हें कहता हूं फिर आप कसम उठा दें उनकी कि वो सच बोल रहे हैं, जो उनके इतने हमायती बने हुए एक एंकर। नहीं ठीक है किसी चैनल पे बैठ के आप कसम उठा दें। सप्लीमेंटरी सवाल है, ये फरमाइए कि क्या ये बात वो इसलिए करते हैं नहीं व्हाट्सएप पे खान साहब को सबसे पहले अपनी तस्वीरें भिजवाई थी, क्या ये बात दुरुस्त है? आप जावेद भाई आपको सब मालूम है, ठीक है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, सवाल है ना कि आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं। और खान साहब को तस्वीरें भिजवाई थी और आपने खुद देखी थी कि वो तस्वीरें वो भेज रही हैं? देखें जावेद भाई, इतनी तो इन्फॉर्मेशन पता नहीं आपको कोई फरिश्ते ही देते हैं, मेरी समझ से बाहर है। लेकिन ये है कि मैं जो अर्ज कर रहा हूं, सिंपल सी बात है सर, आप इनकार कर देना। देखिए आप तो सब इनकार कर देंगे ये बात। मैंने ये नहीं कहना ये बात गलत है, ठीक है जी, मैंने झूठ नहीं बोलना, सच्ची बात, ठीक है। मैं ये दुरुस्त है, फिर दुरुस्त है ना ये बात? नहीं ये बात दुरुस्त है। मैं ये बात मैंने आपको कहा कि मैंने ये नहीं कहा कि ये गलत बात है, मैंने ये आपने जो कहा है ये ठीक है। मैं एक और बात करना चाह रहा हूं, वैसे फरिश्ता बता देता हूं किसने मुझे बताया, मुझे आपकी पार्टी के लोगों ने बताया और ये पुरानी बात है, ये 2018 में बताया कि इन्होंने बुशरा बीबी को पहले मिले थे, ये देखा था, ये पुरानी बात है, उसमें कोई फरिश्ता नहीं था उस वक्त। जावेद भाई देखिए, जावेद भाई आपको पता है, पार्टी के लोगों ने आपको बताया, तो मेरा तो आप मेरे से तो एक आप तस्दीक करा रहे हैं ना, लेकिन ऑलरेडी आपको पता है इस बात का, ठीक है। एक ने नहीं 10 ने आपको बताया होगा। बात यह है कि आप, अच्छा ये ये नहीं है,
हम जुल्फी बुखारी साहब की खान साहब के साथ जाते थे, हम सबकी जाती लाइफ है। नहीं, जुल्फी बुखारी साहब का क्या मामला था सर? वो क्यों जाते थे खान साहब के? वो जुल्फी साहब को पता है, आप जुल्फी बुखारी साहब से उनसे पूछ लें उनका पॉइंट ऑफ व्यू। मैं जो बात अपनी जात तक कर सकता हूं कि जिस चीज पे आप मेरे से पूछेंगे मैं कोई झूठ नहीं बोलूंगा। मुझे ये कहा जाता है कि जी ये मन घड़त बात की, मेरा शौक नहीं है, मैं 5 साल चुप करके कोई बात हुई नहीं तो मैं कुछ बोला नहीं, ठीक है। अब मैं आगे भी कुछ नहीं बोलना चाहता क्योंकि हम भी इज्जत देखें, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि किसी के पर्दे रखो, मैं तुम्हारे पर्दे रखूंगा, ठीक है। ये मैंने कोई इनाम नहीं लेना किसी से आपकी इज्जत उछाल के। आप मेरे से किसी ने मुझे बुला के पूछा और मैंने बता दिया, ठीक है। यहां अगर मैं गलत हूं तो मुझे बता दें अगर मैं गलत हूं। मेरा एक ताल्लुक था, मेरा ऐसा ताल्लुक था कि मेरे इज्जत का वो एहतराम का वो ताल्लुक था दोनों के साथ कि शायद मैंने अपने बाप की तरह उनकी इज्जत की और उनकी अपनी वालदा की तरह इज्जत की। मैं इतना गिर सकता हूं कि मैं उनके किरदार के ऊपर कोई बात करूं? मैं इतना गिरा हुआ इंसान कभी नहीं, मेरी तरबियत में ये नहीं है जावेद भाई, और होना भी नहीं चाहिए कि आप कभी किसी के साथ रहे हो, उनके अच्छे बुरे वक्त में रहे हो, और आज अगर उनका वक्त नहीं है तो मैं आज उनके अखलाक के बारे में बुरी बातें करूं, उनके किरदार के बारे में बुरी बातें करूं। मैं जो ये कहना चाहता हूं कि मुझे जो बात अगर कोई पूछे तो अदालत बुला के पूछे तो क्या मैं सच जवाब दूं या झूठ बोल दूं? मैं सच बोलूंगा ना। ठीक हो। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं आपकी किरदार का कर रहा हूं। मुझे ये जवाब दें आप। मैं आप छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद पैनल के साथ वापस आएंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं अमर इलियास राना साहब, सीनियर सहाफ़ी, मजहर अब्बास साहब, सीनियर सहाफ़ी। आप दोनों को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मजहर साहब, आपकी तरफ आना है। ये भुट्टो का केस खुल गया है, 11 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बेंच बना दी है। अब इलेक्शन से पहले अगर भुट्टो की रूस से माफी मांगी जाएगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, तो इसका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इलेक्शन में फायदा होगा या नुकसान होगा? देखिए, सियासी तौर पे तो जाहिर है फायदा होगा। अगर फैसला क्या आता है हमें कुछ नहीं पता क्या फैसला आएगा, लेकिन डेफिनेटली केस का खुलना बजाते खुद जो है वो पीपल्स पार्टी को सियासी तौर पे फायदा पहुंचाएगा। लेकिन वो उस फायदे का क्या पंजाब में कोई असर होगा? मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा नहीं होगा पंजाब में। अदरवाइज पॉलिटिकली जो एक भुट्टो की, क्योंकि भुट्टो के हवाले से तो जो इवन पीटीआई में पुराने पीपल्स पार्टी के लोग हैं, पीएमएलएन में पीपल्स पार्टी के लोग अगर पुराने हैं, तो भुट्टो के मामले पे तो और इस ट्रायल के हवाले से तो सब क्लियर है। इसलिए पॉलिटिकली पीपल्स पार्टी को अगर सियासी तौर पे फायदा होगा तो मुझे नहीं लगता कि उसका असर कोई पंजाब में पड़ेगा या खैबर पख्तूनख्वा में पड़ेगा। सिंध में जाहिर है ऑलरेडी इस हवाले से, लेकिन ओवरऑल पॉलिटिकल उनका जो नैरेटिव है वो उसको फायदा होगा और वो जरा मजबूत होगा। लेकिन अदरवाइज अगर हम ये कहें कि क्या उनके इंतखाब में, इलेक्शंस में बहुत ज्यादा फायदा होगा, वो मुझे कम से कम नहीं नजर आता इस तरह। बिल्कुल सही। अच्छा अमर इलियास राना साहब, ये मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 11 साल बाद ये केस टेकअप किया है, तो इसका मतलब खुद एहतसाबी जो है उसका अमल शुरू कर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और बड़ी अच्छी बात है, खुश आइंद है ये। और इसका आने वाले दिनों में क्या इफेक्ट होंगे इसके? देखें, हिस्ट्री को दुरुस्त करने का वक्त शुरू हुआ है। मतलब देखें ना, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी जिंदों को तो इंसाफ देती नहीं सुप्रीम कोर्ट। ये आज एक खास मखसूस ट्वीट शुरू हुआ है, सोशल मीडिया ट्रोलिंग जिसको कहते हैं, और मुर्दों को दे रहे हैं भाई। जैसे काजी फायद ईसा साहब ने पहले दिन बैठ के कहा था कि इस सुप्रीम कोर्ट से पाकिस्तान को $6.5 बिलियन की डज पहुंची। बिल्कुल ठीक है। उन्होंने उस शख्स का नाम लिया जिसने उन्हें चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट अपॉइंट किया था। यानी एहसान की कोई कहानी नहीं है, वो वकील थे तो उनको जज बना दिया गया। इफ्तार मोहम्मद साहब, हाँ, मतलब सिंपल सी बात है कि आपको और हमें भी ये बात करनी चाहिए कि क्यों हम बार बार कहते थे कि भाई ये जजेस अपने यहां ठीक क्यों नहीं करते। जब मैं ये कहता हूं इनकी अपॉइंटमेंट पब्लिक से पूछें कि ये वकील और लोअर जुडिशरी में या हाई कोर्ट में जिसका नाम सुप्रीम कोर्ट में आता है जज के लिए, उन लोगों से पूछें, लोग बताएंगे हमने कब क्या किया था। ठीक है, आधे लोग कहेंगे हमारा नाम नहीं देना, वो आपको पता ना, वो बढ़िया कहती है तो जज कहना मेरे हल ना आई। तो ये कहानियां बहुत बुरी हो जाएंगी और ये चीफ जस्टिस साहब को स्टेप लेना पड़ेगा। जो इफ्तिखार चौधरी साहब ने प्रेशर दे के 19वीं तरमीम करवाई थी ना फौरन अपने लिए, या 21वीं हुई थी कि जी वो जजेस की अपॉइंटमेंट पार्लिमानी कमेटी का एक ढकोसला ही रह गया, काम खत्म हो गया। लोगों से पूछा जाना चाहिए।
जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी नहीं केस नहीं लग गया, केस लग गया, बड़ी अच्छी बात। हिस्ट्री को सीधा करने लग रहे हैं। तो फिर आज के केस भी साथ साथ ही चल रहे हैं ना। मतलब आप ये समझते हैं कि एक शख्स जिसको 1 साल 1 महीना मिला है चीफ जस्टिस होने का, वो कोई तरीके सलीके से पहले 2 महीने तो सिर्फ उसी में लग गए कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बनाना है। मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा काम किया जुडिशरी ने, और लोगों का ट्रस्ट बढ़ेगा, और बहुत ट्रस्ट हो जाएगा जिस दिन 8 फरवरी को इलेक्शन हो चुके होंगे, और फिर बेपनाह फैसले साथ साथ। लेकिन देखिए, इसमें सर एक फैसला कंट्रोवर्शियल नहीं है। बहुत सारे 2017 के फैसले जो है पनामा के, वो फैसले बड़े कंट्रोवर्शियल हैं। फिर सिर्फ रेकुटिक का केस नहीं है, कारके का केस है, उसके अंदर फिर स्टील मिल का केस है, उसके अंदर पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचा। बहुत सारे केस है, तो फिर ये सारे केसेस तो खोलने पड़ेंगे चीफ जस्टिस। नवाज शरीफ वाला पनामा तो आया खड़ा है, और पता कौन लाएगा? पीटीआई। ठीक है, नवाज शरीफ के पास अपील का राइट नहीं है। ठीक है, नवाज शरीफ यकीनी तौर पे 12 या 13 दिसंबर को बरी हो जाएंगे अल अजीजिया से। फिर जब वो कागजात नामजदगी जमा कराएंगे तो पीटीआई उनको चैलेंज करेगी कि ये तो सारी उम्र के लिए नाअहल है। ये जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में इसको लार्जर बेंच को देखना होगा। ये ठीक हो जाएगी हिस्ट्री यहाँ पे भी, कि जो उस वक्त अदलिया ने फैसिलिटेशन में एक जज जो है वो सिटिंग है इस वक्त, बेशक हो वो नंबर 3 जज है इस वक्त। बड़े मजे की बात है कि जब भुट्टो का केस शुरू होना है तो वहां पे भी बहुत सारी चीजें, ये नहीं होनी कि वो भुट्टो में 77 में और 79 में हम फंसे रहेंगे। फिर बहुत सारे पर्त खुलेंगे, उसमें भी 9 रुकनी बेंच है, बड़ी सीरियस बात है। अभी ये जो बेंचेस की हम बात कर रहे हैं, ये जितने केस हैं ये हिस्ट्री को ठीक करने के लिए जा रहे हैं, ताकि हमारा मुस्तकबिल ठीक हो सके। हाल तो बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, ठीक हो कहीं ना कहीं तो ठीक होना था। मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी बात है। हम हमेशा मुतालबा करते थे जुडिशरी के, जी जनाब वो सदारती रेफरेंस आप फटाफट लगा लेते हैं, काजी फायजीसा के खिलाफ आया हुआ, भुट्टो वाला नहीं लगाते। इन्होंने ठीक किया, क्वेश्चन का जवाब दे दिया। इनको ये काम करना चाहिए, और मैं तो इसके हक में हूं कि आप जो मर्जी पिंडोरा बख्श करें। अच्छा, सही फरमाइए, खुद एहतसाबी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने शुरू की है, जाहिर है इसका अदारे के अंदर तो एक इफेक्ट होगा, लेकिन फिर उसके बाद दूसरे इदारों के ऊपर भी होगा कि अगर हमने अपना हाउस इन ऑर्डर कर लिया तो आप लोग क्यों नहीं करते? नहीं, मैं बिल्कुल टोटली एग्री करता हूं आमिर की बात से। बिल्कुल आप हिस्ट्री को करेक्ट करते हैं, और करेक्ट इसीलिए करते हैं ताकि ये भी हो कि आइंदा वो गलतियां ना दोहराई जाएं। अब मुझे नहीं पता कि आइंदा वो गलतियां दोहराई जाएंगी या नहीं जाएंगी, लेकिन अपनी तई अगर जस्टिस फायजीसा के टेन्योर में तारीख के बहुत गलत फैसले जो है वो दुरुस्त किए जाते हैं, तो ये बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी। और इसको इसी तरह देखिए, उन्होंने बहुत सी चीज़ें ऐसी की हैं। पहले तो हमने एक मखसूस बेंच होती थी, बन जाती थी, वही बेंच सारे केसेस सुन रही होती थी। अब वो अपने मुखालिफ जज को भी अपने साथ, मुखालिफ से मुराद ये कि जो उनसे इख्तलाफ करते रहे हैं माजी में, उनको भी अब वो अपने उस बेंच में साथ रखते हैं, दूसरों को भी साथ रखते हैं। तो उन्होंने एक माहौल सुप्रीम कोर्ट का रिलैक्स किया है, और इस तरह के केसेस को टेकअप करके जो हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहे हैं, सिर्फ भुट्टो का केस ही नहीं, नजरिया ज़रूरत वाले मामलात भी हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और इसके बाद की भी जो मुकदमात रहे हैं, तो अगर वो कम अज़ कम अपने मुख्तसर टेन्योर में, ज़ाहिर है साल भर का टेन्योर कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता, उसमें वो कुछ हिस्टोरिकल केसेस को तारीखी तौर पे दुरुस्त करती है सुप्रीम कोर्ट, तो ये मेरा ख्याल है एक तरह का मैसेज होगा दूसरे इदारों के लिए भी कि अपने आप को हिस्टोरिकली करेक्ट करें। हिस्टोरिक रॉन्ग्स को राइट करना जो है, यही आगे बढ़ने की निशानी होती है। लेकिन मैंने ब्रेक लेनी मजा, लेकिन सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूं कि ये जो बेंच बने आज, उसके ऊपर भी एतराज शुरू हो गया कि लाइक है, और वो लोग जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की राय से इत्तेफाक नहीं करते, उनको इस बेंच का हिस्सा नहीं बनाया गया। तो कंट्रोवर्सी तो अभी से क्रिएट हो गई है, और इस कंट्रोवर्सी का क्या नतीजा निकलेगा? छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। मतलब साहब, ये इस बेंच के ऊपर भी एतराज शुरू हो गए हैं। वैसे आप अगर सोशल मीडिया पर देखें तो उनका ये कहना है कि काजी फायजीसा साहब ने भी लाइक माइंडेड जजेस का ये बेंच बनाया है, और इस बेंच से ही पता चल रहा है कि फैसला क्या होगा। नहीं, अगर फर्ज करें बेंच ना बनाएं, ये केस को ना टेकअप करें, ठीक, तो सब क्या कहते हैं इस केस से मुताल्लिक? सबका ये मौक़िफ़ है ना। ये केस अगर टेकअप नहीं भी होता, ये पिटीशन फाइल नहीं भी होती, और इसका जो भी हो, लोग क्या कहते रहे हैं, जुडिशरी के लोग क्या कहते रहे हैं, इस केस को कभी पीएलडी में क्यों नहीं रेफर किया गया, इस केस को कभी किसी केस में क्यों नहीं रेफर किया गया। तो बेंच ये हो या वो हो, जो भुट्टो का जुडिशल मर्डर कहलाता है वो कहलाएगा, वो माजी में भी कहलाता रहा है जब किसी कोर्ट ने नहीं टेकअप किया। बहुत ही उस लिहाज से तो मेरा ख्याल है सोशल मीडिया की डिबेट अपनी है, ठीक है, लोगों की अपनी अपनी राय है, इसका एहतराम होना चाहिए, लेकिन ये केस बहुत वाज़ेह है कि इस केस में क्या हुआ था।
इस वक्त की बड़ा फैसला है इस केस का, इसको कोई शक नहीं, इस केस का लगना एक बहुत बड़ी खबर है, बड़ा फैसला है, और ये बेंच तो बड़ी उसके मुकाबले में छोटी चीज है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, ये फरमाइएगा राना साहब, ये अब आते हैं इलेक्शंस की तरफ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का आज एक बयान भी जारी किया उन्होंने कि हर सूरत 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाएंगे, और ये लोग जो बातें कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, और इसके अंदर वो बाकायदा उन्होंने कहा जी प्रोसेस शुरू होने वाला है और हर चीज क्लियर हो जाएगी। इसके बावजूद ये स्पेकुलेशन मार्केट के अंदर, खाया साद रफीक साहब ने कहा कि हल्का बंदियां गलत है, हम उसको चैलेंज कर रहे हैं, और दूसरा मौलाना फजलुर रहमान साहब के कमेंट्स आपके सामने, तो क्यों ये फैला रहे हैं खबरें इस टाइप की? देखिए, मौलाना फजलुर रहमान साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं ना, वो आप ये समझे कि जो बिलावल नून लीग से कह रहे थे ना, ठीक है, वो इस तरीके से दूसरों को मैसेज दे रहे हैं कि साढ़े से भी नजर करम करो, इस तो अलावा कुछ नहीं। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर बड़े क्लियर हैं 8 फरवरी को। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्लियर है? नहीं, मैं आपको बताऊं, डेट दी है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है पत्थर पे लकीर है, ठीक है, शेड्यूल आ जाएगा 15-16 को, और 17 से कागजात नामजदगी ले लेंगे, ठीक है। असल इशू ये है कि पीटीआई का इलेक्शन, उस पर बिल्कुल एतराज आ रहा है। मैं आपको खबर बता रहा हूं, ये इलेक्शन दोबारा होने ही होने, ये उन्होंने जो कुछ लिख के दिया है उन्हीं में से उनको भरपूर जवाब मिलेगा कि जनाब ये किसी भी पार्टी के जो रूल्स हैं, जो उनके कवायद हैं, वो इलेक्शन कमीशन से मंजूर होने चाहिए। ठीक है। आप जिन चीजों के हवाले दे के इलेक्शन करा रहे हैं वो आपकी वेबसाइट पे कभी भी नहीं रहे, एक दिन पहले तक भी नहीं थे। बहुत सारे इतराजात आ रहे हैं, ये फंस गई है पीटीआई। ये अगर अकबर एस बाबर को मौका देकर आ देती, कुछ भी नहीं होना था। सुबह हेयरिंग है शायद इसके। वो तो जजों वकीलों के इतराज है ना, और वो आ जाएंगे और उससे पहले पीटीआई को भी जवाब मिल जाएगा। मैं आपको ये बता रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को 2021 से शुरू किया था, और ये पीएमएलएन के साथ भी किया था। हर पार्टी को वो कहते हैं, वो भाई शादी हाल में करो, जलसा करो, कुछ दिखाओ तो सही कि ये इलेक्शन हो रहा है। आप किस किस्म का इलेक्शन कर रहे हैं? मतलब आप मोटरवे के पास साइड पे बिठा के कंटेनर की तरह के हमारा सिर्फ ऊपर दिखा दो कि बंदे बैठे हैं और कुर्सियां खाली ना दिखाओ। वो तो 2014 तो है नहीं, लोगों ने दिखा दी खाली कुर्सियां। ये अब इलेक्शन होने जा रहा है, पीटीआई ने पॉलिटिकल रास्ता लेने का, मेरा ख्याल था बैरिस्टर गौर के जरिए ले रहे हैं, लेकिन वो जो साफियों को देख के चमक उठे ना, और जो कुछ उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को फिर मैसेज दिया है, उसका जवाब उन्हें आने वाले दिनों में मुसलसल मिलेगा। फिर यहाँ हमारे बड़े दोस्त बात करते हैं कि जी माजी में गलत होता तो ठीक हो। भाई माजी की गलती पे वो नादिम तो होना कि हमने ये फैसिलिटी ली थी, हमने गलत किया था, शायद कोई दूसरा सियासतदान भी कह दे। आप गलती भी नहीं मानते और आप कहते नहीं हमें ही ठीक करके दो, हमारे लीडर को भी बाहर लाओ। ये बड़ी अजीबोगरीब बात होगी। हम हिस्ट्री को दुरुस्त करने की बात अभी कर रहे थे, तो भाई ये रीसेंट हिस्ट्री तो सियासत की दुरुस्त कर लें कि आप फैसिलिटी लेके आए थे, अब आपको नहीं मिल रही, आपको गेट नंबर 4 का रास्ता नहीं मिल रहा। शेख साहब ने तो खुद बोल भी दिया कि मेरा तो रास्ता बंद हो गया, जहां सारी जिंदगी वो बोलते रहे। वो बल्कि आज तो उन्होंने बिलावल भुट्टो साहब ने भी कह दिया कि हम जी गेट नंबर 4 की सियासत नहीं करते, हम तो पब्लिक की सियासत। नहीं, वो वाले साहब के बयान क्या है सर? साथ उन्होंने बुजुर्गों को कहा कि बुजुर्गों की सियासत गलत। नहीं, आज भी कहते हैं। नहीं, बुजुर्गों की सियासत पे चुप भी तो हो गए ना, 70 साल वाला। आज उन्होंने दोबारा कहा है, दोबारा कह दिया। उन्होंने कहा जी बुजुर्गों की सियासत, पुराने सियासतदानों की जो पुरानी सोच है, पुरानी अना है। लेकिन अब्बा जान की बात पे उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ये मतलब वो जो कहते थे ना, आप घर की बात करें, खुल के बात करनी चाहिए थी। बुजुर्गों की सियासत वही है कि हर एक से बना के रखो। ठीक। अच्छा मलिक साहब, इसमें एक सवाल बनता है कि अगर गौर खान साहब की जो चेयरमैनशिप है उसको चैलेंज तो जाहिर कर दिया गया है, कल भी इसकी हेयरिंग है, मेरा ख्याल 1-2 दिन के अंदर अंदर ही एक नया मसला खुल जाएगा, पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। तो अब ये पार्टी, इसके तो अपने इलेक्शन कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे, तो 8 फरवरी को जो इलेक्शन होंगे फिर उसके अंदर तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी जगह पार्टिसिपेट कर सकेगी। देखिए, वो कुछ भी हो, कौन से इलेक्शंस किस पार्टी में होते हैं वैसे, बाय द वे, मैं आपको मिसालें दे सकता हूँ। मेरा ख्याल है इसी तरह के इलेक्शंस होते हैं सारी पार्टियों के। जहां नामजदगियां हों, सिर्फ कि नामजद कर दिया फलां को, फलां उस पर नामजद कर दिया, वो जाहिर है वो पार्टी इलेक्शन। तो अगर आप एक पार्टी के इलेक्शंस को ही टारगेट करेंगे और सिर्फ इस वजह से करेंगे कि उससे उसका इलेक्शन सिंबल छीन लें, तो हो सकता है उसमें वक्ती आपको कामयाबी हो जाए, लेकिन ये पॉलिटिकली हमेशा से इनकरेक्ट चीज होती है। अभी हम पॉलिटिकल करेक्शन की बात कह रहे थे, तो तलवार को हटा के आपने पीपल्स पार्टी खत्म हो गई क्या? तीर से जीत गए, वो तीर से लेके वो कर दिया। फिर आपने तलवार का तो वो ये तीर आ गया जी। हाँ, तो नवाज शरीफ तीर खत्म कर देगा, थोड़ा आ जाएगा। और बेनजीर भुट्टो को आपने जो है हटा दिया 2002 में, तो क्या दोनों पार्टियां खत्म हो गई? नहीं खत्म हो गई। इस तरह पार्टियां नहीं खत्म हुआ करती, इस तरह किसी की सियासत नहीं खत्म होती, बल्कि आप उसको एकदम एक नई जिंदगी दे देते हैं इस तरह की चीजें करके।
मुझे नहीं पता इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, लेकिन पार्टी इलेक्शन में के हवाले से अगर इतनी संजीदगी तमाम जमातों की के इलेक्शन में दिखाई जाए तो मेरा ख्याल है कम से कम शायद पार्टियां इलेक्शन करवाना शुरू कर दें, क्योंकि अब तक तो इलेक्शन नहीं होता पार्टियों में। अब तक तो सिर्फ एक खानापूरी होती है, और वो खानापूरी शायद पीटीआई ने भी कर दी, इससे पहले की भी जमातें करती रही हैं, तो उसमें तो कोई नहीं है। बाकी इलेक्शन सिंबल के हवाले से कोई चीजें हो जाए वो अलग बात है। अच्छा, वैसे एक बड़ी दिलचस्प सूरत आज डेवलप हुई है मल साहब, और वो है बैरिस्टर गौहर साहब का बयान। उन्होंने मीडिया से खिताब करते हुए कहा जी लिस्टें तैयार हैं, इमरान खान साहब जो बानी चेयरमैन है, जो फैसला वो करेंगे टिकट सिर्फ उसको मिलेगा। तो इसका मतलब उन्होंने खुद अपने आप को डमी तस्लीम कर लिया। कम से कम ये मैसेज तो नहीं आना चाहिए था उनकी तरफ से, और कह देते जी ठीक है पार्टी फैसला करेगी, टिकट्स देगी। लेकिन जब आप इस तरह लिंक कर रहे हैं अपने आप को एक दूसरे बंदे के साथ, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने फिर एक अपने आप को सबमिसिव बना लिया एक पुराने लीडर के सामने। नहीं, एक तो जाहिर है गौहर साहब का कोई पॉलिटिकल एक्सपीरियंस तो बिल्कुल भी नहीं है उनको। मैं पहले दिन से ये बात कह रहा हूँ कि मेरे नुक्ता नज़र से अगर इमरान खान साहब चेयरमैन के लिए किसी को नामजद करते तो हामिद खान से बेहतर नाम कोई नहीं था। पार्टी के फाउंडर हैं, फाउंडर्स में से हैं। उन्होंने पार्टी का आइन बनाया है। उन्होंने इमरान खान को जब 2013 में पार्टी के इलेक्शन हुए थे, ही वॉज द वन जिसने कहा था कि जहांगीर तरीन, अलीम खान गलत लोग हैं, इन्होंने इलेक्शन में धांधली की है। उस वक्त उनकी बात नहीं मानी गई। उसके बाद जब इमरान खान को ये रियलाइज हुआ तो इमरान खान ने उनसे जाके, हामिद खान से जाके माफी मांगी। तो ऐसे आदमी को तो इमरान खान को पार्टी हैंड ओवर कर देनी चाहिए। ऐसा आदमी तो पार्टी के लिए ज्यादा एसेट था। उससे आप इख्तलाफ कर सकते हैं चीजों पे, लेकिन उन्हें इन एंड आउट ऑफ द पीटीआई पता है उनको। और भी पुराने लोग हैं, तो ये गौहर, बैरिस्टर गौहर एक वकील हैं, वो हैं, लेकिन उनका कोई पीटीआई या अदरवाइज पॉलिटिकल जो एक्सपीरियंस है वो तो बहुत ज्यादा नहीं है, तो उन्होंने ऐसे ही बयान देना है। ठीक हो गया। मतलब सब साथ ही रहिएगा, छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। ये फरमाइएगा राना साहब, ये जो बयान बैरिस्टर गौहर साहब का, ये बड़ा अजीब सी बात है। वो कम से कम ये तो कह देते हैं जी पार्टी फैसला करेगी। उन्होंने सामने खड़े होकर कहा जी लिस्टें तैयार हुई हैं, खान साहब जिसको कहेंगे टिकट दे देंगे। नहीं, वो अपने कायद के सिपाही हैं। उन्होंने कहा मैं वर्कर हूं। अली जफर साहब ने जब उनको नामजद करने के लिए आपको पता 6-7 मिनट उन्होंने रगड़ा लगाया कि यही कहा कि डमी है, फारिग हैं, और हम एक ऐसा शख्स लेके आ रहे हैं जो बिल्कुल सबमिसिव होगा। खान साहब ने पंजाब में और केपी में यही तो गलती की थी, उस्मान बुजदार और महमूद खान जो भुगता। तो अब आज वैसे बुजदार 2 कह रहे हैं वैसे लोग। देखें, जो हामिद खान थे ना, उनको शक है खान साहब को कि फिर ये मुझे पूछेंगे नहीं, ये फैसले करेंगे। वो सच्चे बंदे हैं, मतलब वो अब भी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज के साथ ज्यादती हुई, वो छुप नहीं रहे। उस वक्त भी खान साहब ने उनको, वो बड़ी इज्जत नफ्स वाले आदमी हैं कि उनको सुप्रीम कोर्ट भेजा और फिर वापस हटा लिया कि नहीं मैंने नहीं कहा था। वो चुप रहे, पूरे इक्तदार में वो साइड पे रहे। वो प्रोफेशनल वकील है। ये प्रोफेशनल लोगों की इसी तरह की बात होती है कि वो जब लीडरशिप पूछती है तो वो राय ठीक दे देते हैं। लेकिन लीडरशिप का मसला हमारे यहाँ ये है कि उनको ऐसे लोग नहीं चाहिए। हामिद खान साहब के साथ ज्यादती हुई, वजूद्दीन अहमद साहब के साथ ज्यादती हुई, वो तो तस्लीम नूरानी बोलने वाले, वो तो 2 चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। नहीं, जो जिन्होंने इलेक्शन कराए दोनों को फारिग कर दिया। दुरानी साहब जो थे, वो सब जो भी लोग पंजाब में उन्होंने बोला, मरहूम ने, कि जनाब ये जो सारा बेचा था आपके पास पहले 5 साल में, बेचने के लिए था ही पुलिस रिफॉर्म, और आपने उस आईजी को ही 1 मिनट में कोडे लाइन लगा दिया। वो बेचारा उसका फिर भी, इनको जर्फ वाले लोग भी मिले हैं। ये जो बेजरफे फिर रहे हैं ना, जो 2-2 मिनट बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और घूमते फिरते हैं और फिर लीडर भी बने हुए हैं, उनका शुक्र अदा करना चाहिए कि अगर वो बोल लेता ना कोई फिक्रा, उससे मैंने भी बड़ी ट्राई की थी, वो खामोश रहे। कौन? दुरानी साहब। मतलब जब उनको एडवाइजर पंजाब में रखा था, उन्होंने खामोशी। मेरी उनके साथ तकरीबन रोजाना बात होती थी, लेकिन वो बंदा इस बात पे बात नहीं। मैं यही कह रहा हूँ, यही हामिद खान को पार्टी वाले करते ना, एस्टेब्लिशमेंट भी बात कर लेती। दबंग आदमी है, रास्ता मिलता। बैरिस्टर गौहर की इज्जत इन्होंने, वो जो मैं अभी भी कह रहा था कि खराब कर दी जब एस्टेब्लिशमेंट को कर दिया। इनको ये नई क़यादत जो बनाई थी ना, इनके साथ मुलाकात का रास्ता देना चाहिए था। इमरान खान साहब को पॉलिटिकल स्पेस चाहिए, एक्चुअली चाहिए, लेकिन वो जो खुद बयान, मतलब पहले कौमी असम्बली से निकल गए, फिर सूबाई असम्बलियां तोड़ के प्रेशर डाल के 25 मई 25 जनाब, फिर ये 25 जुलाई को आगे बढ़ते चले गए ना, जो उसका फायदा कोई। वैसे मतलब एक नैरेटिव है कि इस वक्त अगर किसी पार्टी को इलेक्शन सूट नहीं करते तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, क्योंकि ज़ाहिर है सारे पॉलिटिकल फिगर्स जो हैं वो सारे बाहर हैं, और खान साहब भी ज़ाहिर है सारे इलेक्शन से बाहर हैं। तो वकला को, नौजवानों को क्यों पार्टी हैंड ओवर करेंगे वो?
नहीं, देखिए जाहिर है मुश्किल तहरीक इंसाफ तो जाहिर है उनके लिए सबसे डिफिकल्ट सिचुएशन है, लेकिन कैंडिडेट मैटर नहीं करते। देखिए मैं इससे थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। इस तरह की पार्टीज में ना जहाँ कल्ट बहुत ज्यादा डोमिनेट करता हो, ये एमक्यूएम थी, तो एमक्यूएम में ये मैटर नहीं करता था कि कौन कैंडिडेट हो। एमक्यूएम में ये मैटर करता था कि जी पतंग पर मोहर लगानी है, लिहाजा पतंग पे मोहर लगा दी थी कैंडिडेट को। ये वो मैटर नहीं, उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज थोड़ी थी। वो अगर एक आवाज आ गई कि जी पतंग पे मोहर लगानी है, खत्म हो गया, कोई भी सामने वो देखते नहीं है कौन है। इस वक्त जो पीटीआई की सिचुएशन है, इस वक्त अगर पीटीआई कैंडिडेट्स खड़ा करेगी तो पीटीआई को वोट पड़ेगा, कैंडिडेट को वोट नहीं पड़ेगा। बल्ले को वोट पड़ेगा, ये नहीं पड़ेगा कि ए बी सी डी कौन है कैंडिडेट। ये सिचुएशन है, उसमें किस हद तक चीजें खुलती हैं वो देखना है हमें। छोटी सी बात मदर साहब से मैं पूछ लूं आपकी इजाजत से। मदर साहब, आपका बड़ा तजर्बा है सारे पाकिस्तान की सियासत पे। जब वो कराची की जो बात आप कर रहे हैं तो वो पार्टी मौजूद होती थी और वोटर को पहुंचाती थी, ठप्पे लगाती थी, वोट का बंदोबस्त करते थे, खाना ये बताएं कि ये जो कल्ट फॉलोइंग होगी, कैंडिडेट होगा और निशान भी होगा, वोटर को कौन ले जाएगा और कैसे ले जाएगा? ये आप छोड़ दें ना आमिर लियाज राना साहब, आप पहले वो माहौल क्रिएट कर दें, उसके बाद आप खुद देख लीजिएगा। मैं कराची की बात कर सकता हूं, मैं पंजाब या दूसरी जगहों की बात नहीं कर सकता। यहां मैंने देखा है, मैंने भी माहौल की बात की है, माहौल चेंज है ना, इसलिए मैंने ये सवाल किया। आमिर एक मिनट देखिए अहमद साहब, एक बात हकीकत है कि पाकिस्तान में रियासत की मर्जी के बगैर आप ना इलेक्शन जीत सकते हैं, ना आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। खत्म हो गई ना बात, आपने मेरी बात का जवाब दे दिया। और उसके बाद इलेक्शन लड़ भी लें और जीत भी लें, ये मेरा ख्याल है मुश्किल ही है। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना घर के मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।